अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? कम से कम बता कर तो जाओ। सुनो बेटा, तुम अभी शहर से ज्यादा परिचित नहीं हो, अकेले कहीं मत जाओ। एक काम करो, विनय को आ जाने दो, उसके बाद तुम चले जाना विनय के साथ। आपको क्या लगता है कि मैं बाहर कुछ गलत काम करने जा रही हूँ, इसलिए आप मुझे रोक रहे हो? अरे बहू, बुरा क्यों मानती हो? तुम्हारे पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं ना, तुम इस शहर से अभी परिचित नहीं हो। मम्मी जी, आपको पापा जी को समझाना चाहिए, उन्हें तो समझाना छोड़ दिया और मुझे समझाने चली आई आप। अरे क्या मैं आपको दूध पीती बच्ची लगती हूँ? अरे बहू, हम तुम्हारे लिए कुछ गलत क्यों सोचेंगे? हम तो बस इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये इलाका ठीक नहीं है और तुम यहाँ से परिचित नहीं हो, इसलिए बोल रहे हैं कि विनय को आ जाने दो, उसके बाद चली जाना। या फिर कोई जरूरी काम हो तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं सब समझती हूँ, आप ऐसी बीती बीती बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं। आप लोगों को तो मुझ पर जैसे विश्वास है नहीं, अगर विश्वास होता तो इस तरह आप मुझे यहाँ रोकते नहीं। आप लोग यही चाहते हो ना कि दिन भर मैं नौकरानी की तरह घर में काम करती रहूं, आप लोगों की सेवा करते रहूं और चार दीवारी के अंदर बंद रहूं। बहू, जरा तो लिहाज करो। अरे वो ससुर है तुम्हारे। मम्मी जी, फालतू की बात मत कीजिए। मैं कौन सा उन्हें गाली गलौज कर रही हूँ? ना आप कम है ना पापा जी कम है। आप दोनों मिलकर मुझ पर बंदिश लगाना चाहती हैं, मुझे चार दीवारी के अंदर कैद करना चाहती हैं। ऐसे घर में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। आज के आज मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। बहू, ये क्या कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? अरे विनय के सिवा हमारा है ही कौन? हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम और विनय हमेशा खुश रहो और तुम्हारी खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं। अब ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बातों को बदलिए मत। मैं अभी विनय को फोन कर देती हूँ और बता देती हूँ जा रही हूँ मैं उनका घर छोड़कर। और मेरे घर छोड़ के जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। और यदि विनय मेरे साथ रहना चाहते हैं ना तो वो फैसला कर लेंगे, उन्हें अपने माँ बाप के साथ रहना है या मेरे साथ। अरे आप क्यों रोने लगी? भला आपकी क्या गलती है? नहीं जानकी, मेरी ही गलती है जो मैंने बहू को रोका। आपने उसे कोई जाने वाने से रोका नहीं है, सिर्फ यही तो कहा है ना कि इलाका नया है और अच्छा इलाका नहीं है ये। आपने तो सिर्फ उसका भला सोचा है, अब वो गलत समझ रही है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? देखिए, आप रोइए मत। जानकी, हमने अपने विनय की शादी के लिए क्या क्या सपने सजाए थे। सोचते थे कि बहू आ जाएगी तो हम लोग गंगा स्नान कर लेंगे और हम अपना घर द्वार और कारोबार बहू बेटे को सौंप देंगे। हाँ जी, मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि कामनी इस तरह की लड़की होगी। हमने ही तो कामनी और विनय का रिश्ता जोड़ा था जी। विनय ने तो मना भी किया था, उसे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन हम लोगों ने विनय की एक नहीं सुने। मुझे तो कामनी एक नजर में ही भा गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कामनी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मम्मी पापा, क्या हो गया? कामनी ने इस तरह से फोन क्यों किया मुझे? कोई बात हो गई है क्या घर में? और ये क्या पापा, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताए बेटा, हमने सिर्फ कामनी से इतना कहा कि वो कहाँ जा रही है, जहाँ भी जा रही हो हमें बताकर जाए, क्योंकि इलाका ठीक नहीं, उसके लिए शहर नया है। बस इतना ही कहा था। तब कामनी तो ऐसे भड़क गई और हमारी पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगी। बेटा, जाकर कामनी को समझा लो। अभी अभी वो हमें धमकी देकर कमरे में गई है, कहती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। बेटा, मम्मी पापा, आप लोग उदास मत होइए। और पापा, ये रोना धोना छोड़िए आप। अरे उसका तो हमेशा का यही नाटक है, क्या मैं जानता नहीं हूँ उसे? अभी जाकर समझाता हूँ मैं उसे। जीना हराम करके रखा है इस कामनी ने। अरे समझ क्या रखा है इनके माँ बाप ने? ये लोग क्या मुझे यहाँ गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? अरे मैं कामनी हूँ, कामनी किसी की गुलामी नहीं कर सकती। एक मिनट भी नहीं रुकूंगी इस घर में मैं। कामनी, ये सब क्या ड्रामा है? बहुत खूब, आते ही माँ बाप ने कान भर दिए तुम्हारे, तभी तो तुम्हें मेरा गुस्सा ड्रामा लग रहा है। अपने माँ बाप की गलती नहीं दिखी तुम्हें? अरे दिखेगी भी क्यों, आपके माँ बाप आपको अपनी गलती तो बताएंगे नहीं कभी। कामनी, मेरे माँ बाप के ऊपर बेकार के इल्जाम मत लगाओ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ मेरे माँ बाप कैसे हैं। हाँ, अपने माँ बाप को आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? मैं कहाँ जानूंगी, मैं तो पराये घर की आई हूँ ना। आप लोगों ने तो यही सोचकर इस घर में लाया था मुझे कि आप मुझे अपने माँ बाप का गुलाम बना दे, मैं उनके हाथों की कठपुतली बन जाऊं। अरे हंसू तो दिक्कत, रो तो दिक्कत, कहीं आ सकती न जा सकती। ऐसा लगता है जैसे इस घर में मुझे कैद कर दिया है तुम लोगों ने। कामनी, पापा ने कुछ गलत नहीं कहा, यही तो कहा ना कि जहाँ भी जा रही हो बताकर जाओ, क्योंकि ये शहर तुम्हारे लिए नया है और ये इलाका भी सेफ नहीं है पूरी तरह से। आप और आपके माँ बाप बैठकर निर्णय करते रहिए कि क्या सही है क्या गलत, कौन सा शहर नया है और कौन सा शहर पुराना। मुझे आप लोगों की बकवास में ना अपना कीमती समय वेस्ट नहीं करना है। अरे अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, तीन भाई हैं मेरे जो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मुझे इतना लाड़ दुलार करते हैं, मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे तो सिर्फ गुलामी समझ रखा है। लेकिन सुन लीजिए, मुझसे ये गुलामी नहीं हो सकती। मैं अभी के अभी अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। अरे राज करूंगी मैं वहाँ जाकर, ऐसी जिंदगी मुझसे नहीं जी जाती। सुनो कामनी, नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई भी बात। तुम अपने माँ बाप के साथ रहो यहाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और यदि मेरे साथ रहना है ना तो अपने माँ बाप को छोड़ दो। कामनी बात तो सुनो। कामनी, मेरी बात तो सुनो। अब से तुम्हें फैसला करना है, कुछ सुनाना नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के पास रहना है या मेरे साथ रहना है? जहाँ भी जाओ तुम्हारे माँ बाप को बताकर जाओ,
कहीं भी जाओ तो तुम्हारे माँ बाप के लिए खाना बनाकर जाओ, कहीं से भी आओ तो तुम्हारे माँ बाप को चाय बनाकर दो। अरे तुम्हारे माँ बाप मेरी जिंदगी में ग्रहण बन गए हैं। कामनी, अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को ग्रहण कहने की? अरे बेटा, बहू के ऊपर हाथ क्यों उठाते हो? ये दिखावा बंद कर दीजिए, सारा तमाशा तो आप लोगों ने ही फैलाया है। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अब एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकूंगी। बहू, ऐसा मत करो बहू, बहू मत जाओ मेरे बेटे को छोड़कर। सुनो बेटा, मत जाओ कामनी बेटा। अरे जाने दो माँ इसे, बहुत घमंड है ना इसके माँ बाप और भाई बंधुओं का। मैं भी देखता हूँ कब तक इसके माँ बाप इसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं मायके में। ना ना बेटा विनय, ऐसा मत करो बेटा, जाओ बहू को मना कर ले आओ बेटा। हाँ बेटा, हमारा क्या, हमारी तो उम्र हो चली है, हम तो किसी भी कोने में पड़े रह जाएंगे। लेकिन अभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन है बेटा। नहीं पापा, अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। जब देखो तब ये बस आप लोगों के साथ बदतमीजी करते रहती है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। अरे नहीं आना है तो मत आए, मैं भी पूरा जीवन आप लोगों की सेवा करके बिता दूंगा, लेकिन ऐसी बदतमीज औरत के साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगा। कामनी और विनय की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। कामनी बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। वो अपनी जिद के सामने कभी किसी की नहीं सुनती थी, ना ही बड़े छोटे का लिहाज करती थी। उसके मुंह में जो आता वो किसी के लिए भी वही कह देती। विनय बहुत दिनों से कामनी की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज कामनी ने हद ही पार कर दिया था। इसीलिए विनय ने उसे रोकना जरूरी नहीं समझा। अरे समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे? मैं यहाँ रहकर इनकी गुलामी करूंगी? कामनी हूँ मैं, कामनी, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी। मेरे मायके में मेरे 3 भाई और 3 भाभियां हैं। उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला पोसा है, और मेरे मम्मी पापा तो वो तो मुझे पलकों पर रखते हैं, और मैं यहाँ इनके बूढ़े माँ बाप की गुलामी करूंगी? कभी नहीं। मैं अभी मम्मी को फोन करके यहाँ की सारी घटना बता देती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ कामनी बेटा, कैसी हो तुम? अरे मत पूछो मम्मी, आपकी कामनी के साथ तो ससुराल में बहुत अत्याचार हो रहा है, इसीलिए मम्मी मैं सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके आ रही हूँ। कामनी, ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? हाँ मम्मी, मैंने बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सह सकती। आज मुझ पर विनय जी ने हाथ तक उठा दिया। मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं होती, फिर भी ये तीनों माँ बेटी मिलकर मुझे सामने से बेइज्जत करने लगते हैं। माँ, इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। बेटा, लेकिन ऐसे घर छोड़कर? नहीं माँ, मैं अपने भाइयों की लाडली थी। मेरे भैया भाभी मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखते थे। मेरी जहाँ मर्जी होती थी मैं वहाँ आती जाती थी, कभी मुझसे कोई सवाल नहीं करता था। लेकिन मैंने फिर भी इन लोगों को पूरे 7 महीने बर्दाश्त किया माँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरी बर्दाश्त की सारी सीमा खत्म हो गई है माँ। मैं नहीं रह सकती ससुराल में, मैं आ रही हूँ माँ। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता बेटा, समझने की कोशिश तो करो। माँ एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी मायके आए? बेटा मेरी बातों को तुम गलत समझ रही हो। ठीक है मम्मी, यदि आपको कोई समस्या है तो नहीं आती मैं वहाँ भी, किसी कुएं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस घर में तो नहीं रह सकती मैं। नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आ जाओ तुम। हाँ माँ, मैं बस स्टॉप पे हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? मेरी बेटी का घर तो बसने से पहले उजड़ जाएगा। मम्मी जी क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है आप? अरे क्या बताऊं बेटा, ये देखना कामनी ने फिर से लड़ाई झगड़ा कर लिया है लगता है ससुराल में। कह रही थी कि वो बस स्टॉप से बात कर रही है, वो अपना ससुराल छोड़कर आ रही है, और कहती है कि मायके नहीं आऊंगी तो कुएं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगी। ठीक है ना मम्मी जी, आ जाने दीजिए, कहीं गुस्से में उल्टा सीधा कदम उठा लिया कामनी ने तो और आफत। विनय को भी मेरी जरा भी परवाह नहीं है, वरना वो मुझे ढूंढते हुए बस स्टैंड आ जाते, लेकिन उन्हें तो जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक ये अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहेंगे। इन्हें मेरी याद तो आएगी, लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ मैं अपनी मर्जी से ससुराल तो लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगी। कामनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कामनी इस समय ना ही किसी की बात सुनना चाहती थी और ना ही किसी की बात समझना चाहती थी। कामनी को तो बस अपने मायके का घमंड हो गया था। वो तो बस जैसे तैसे अपने मायके पहुंचना चाहती थी और विनय को सबक सिखाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि कामनी के ससुराल में ये तमाशा पहली बार हुआ हो। कामनी की शादी को 7 महीने हो गए हैं, और इन 7 महीने में कम से कम कामनी ने 10 बार इस तरह का तमाशा किया है, और अब तो विनय की भी सब्र का बांध टूट चुका है। इसीलिए ना विनय ने कामनी को रोकने की कोशिश की और ना ही कामनी के जाने के बाद कामनी से बात करने की कोशिश की। कामनी कुछ ही घंटों में अपने मायके पहुंच जाती है। बाप रे, ये क्या, मुझे तो बस स्टैंड लेने कोई भी नहीं आया है। ऐसे तो तीनों भैया में से कोई भी भैया आ जाया करते थे, लेकिन आज तो कोई भी नहीं आया है। अच्छा, हो सकता है भैया कहीं बिजी होंगे या भैया को किसी ने बताया नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं ऑटो लेकर घर चली जाऊंगी। जब कामनी 50 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने शहर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि इस बार उसे बस स्टैंड में कोई भी लेने नहीं आया है। ये देखकर कामनी थोड़ा उदास जरूर होती है, लेकिन कामनी खुश भी थी कि अब अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ गई है। कामनी को माता पिता के लाड और भाई भाभियों के प्यार ने बहुत ही जिद्दी बना दिया था। खैर कामनी ऑटो करके अपने घर पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि इस बार तो दरवाजा अंदर से
बंद है, उसके स्वागत के लिए कोई भी बाहर नहीं खड़ा है। घर का दरवाजा बंद देखकर कामनी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। कामनी को अब किसी आशंका की अनहोनी ने घेर लिया था, क्योंकि इससे पहले जब भी कामनी अपने ससुराल से मायके जाती तो बस स्टैंड में उसके तीनों भाइयों में से कोई भी उसे लेने आ जाया करता था, और जब भी वो घर पहुंचती तो उसके तीनों भाई भाभियां दरवाजे में उसके स्वागत के लिए खड़ी रहती। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और जब कामनी ने दरवाजा खटखटाया तो उसकी भाभी ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी भाभी कामनी को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई। बस फीकी सी मुस्कान देकर वो चुपचाप अंदर चली गई। कामनी ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि घर में तीन तीन भाभियां होने के बाद भी सिर्फ छोटी भाभी ने आकर दरवाजा खोला, और उसने भी उससे कोई हालचाल नहीं पूछा और चुपचाप अंदर चली गई। कैसी हो भाभी? भाभी कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? मार्केट जा रही हूँ। कामनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ही कामनी अपने मायके में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि घर का माहौल तो खिंचा खिंचा सा था। दोनों छोटी भाभियों ने उसे देखकर फीकी सी मुस्कान फेंककर अपने अपने कामों में लग गई थी। समझ में नहीं आ रहा है ये भाभियों को क्या हो गया है, जो मेरे आने से कितनी खुश हो जाया करती थी, वो मेरी साइड ढंग से देख भी नहीं रही है और ना ही मुझसे मेरा हालचाल पूछ रही है। खैर जाकर मम्मी से बात करती हूँ। कामनी आ गई तुम? हाँ भाभी, लेकिन बात क्या है, क्या हुआ है इस घर में सबको? पहले तो घर के आंगन से ही आप तीनों की हंसने की आवाजें गूंजा करती थी, और आज दोनों भाभियां मुझे देखकर भी मिलने नहीं आई, बल्कि एक फीकी सी मुस्कान फेंककर अपने अपने कामों में लग गई। यहाँ तक भाभी मुझे बस स्टॉप में कोई लेने भी नहीं आया, मैं ऑटो करके खुद ही घर तक आई हूँ। कामनी अभी तो थक कर आई है ना, जा मम्मी पापा के कमरे में वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी भाभी कोई तो बात होगी ना। कामनी जाओ जाकर अपनी माँ से मिल लो। ठीक है भाभी। अरे कामनी उधर कहाँ जा रही हो? भाभी मैं माँ के कमरे में जा रही हूँ। नहीं कामनी, अब मम्मी पापा जी इस कमरे में नहीं रहते, इसमें तो छोटी भाभी की रसोई है, तुम ऊपर जाओ मम्मी पापा जी से मिलने। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ कामनी। लेकिन भाभी ऊपर तो आपका कमरा है ना। हाँ कामनी, अब मम्मी पापा जी मेरे साथ ही रहते हैं ऊपर। तू चल ऊपर, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। जैसे ही कामनी की बड़ी भाभी ने बताया कि उसके मम्मी पापा के कमरे में अब छोटी भाभी की रसोई है, तो कामनी तुरंत समझ गई थी कि अब उसका मायका पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि रिश्ते में अब दरार आ चुकी है। कामनी के मन में अब ढेरों सवाल ने जन्म ले चुका था, और कामनी अच्छे से जानती थी कि इन सवालों का जवाब तो सिर्फ अब उसकी माँ ही उसे दे सकती है। माँ, घर में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। एक मैं ही हूँ जो अपनी सारी बात आपको बताती हूँ। बेटा शांत रहो, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अभी अभी सो पाए हैं। हम बाद में बात करेंगे बेटा, वैसे भी तो तुम्हें अब यही रहना है ना, तो आराम से बातचीत होती रहेगी। अपने मायके की ऐसी दशा देखकर कामनी के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। कामनी के मन में लाखों सवाल थे जो वो माँ से पूछना चाहती थी, लेकिन अब कामनी के सारे सवाल कामनी के मन ही मन में रह जाते हैं। कामनी लो, मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई थी पापा जी के लिए, खा लो तुम भी। और मैं अभी तुम्हारी भतीजी का रूम साफ कर दे रही हूँ, तुम उसी रूम में आराम करना। भाभी मैं अपने ही रूम में रह लूंगी, क्यों पिया को परेशान करते हो? नहीं कामनी, अब तुम्हारे कमरे में तुम्हारी मंजली भाभी का बसेरा है। बेचारी कामनी क्या क्या सपने लेकर मायके आई थी, वो तो अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अब तो कामनी से जैसे कुछ बोलते ही नहीं बना। कामनी जाकर अपनी भतीजी के कमरे में आराम करने लगती है, और दिन भर की थकान की वजह से कामनी को कब नींद आ जाती है तो उसे पता नहीं चलता। लेकिन सुबह सुबह दोनों भाइयों के शोरगुल से कामनी की नींद टूट जाती है, और वो जल्दी से नीचे आकर देखती है तो वो देखती है कि दोनों भाई उसके आपस में लड़ रहे हैं। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि गाड़ी तुम मेरे साइड पार्क मत किया करो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अरे गाड़ी वहाँ खड़ी ना करे तो कहाँ करे? अरे आपने तो चतुराई दिखाई ना, आपने तो अपने हिस्से में ज्यादा पार्किंग की जगह ली है, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी रखें? लेकिन देखिए आपकी चतुराई नहीं चलेगी, ये तो गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे। सुन रहे हो जी, वहीं गाड़ी खड़ी करना आप। हे भगवान, ये लोग इस तरह कैसे लड़ सकते हैं? छोटी भाभी, रिश्तों की कोई मर्यादा होती है कि नहीं? अरे बड़े जेठ हैं वो आपके, और आपकी हिम्मत कैसे हुई आप अपने जेठ से इस तरह से बात करेंगी? कामनी ये उनका मामला है, तुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? चल चल तू अपने कमरे में चल। लेकिन माँ, मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अच्छा तू मर्यादा की बात कर रही है बेटा? कामनी की माँ ने उसे रोकते हुए एक अंतर्भेदी नजरों से देखा तो कामनी भी समझ चुकी थी, और वो खुद शर्म से पानी पानी हो जाती है। फिर कामनी किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप कमरे में चली जाती है। कहने को तो कामनी का आज दूसरा ही दिन था अपने मायके में। कामनी जिसे अपना घर कहती थी, जहाँ कामनी ने जन्म लिया था, जहाँ उसके मम्मी पापा ने
उसे बहुत ही प्यार दिया था, पर पता नहीं क्यों सबकी नजरों में एक खालीपन सा था। कामनी जिसे डिंग मार मार कर अपना घर बताती थी, आज उसी घर में कामनी का अपना एक कमरा भी न था। कामनी इस घर में एक अनपेक्षित मेहमान की तरह अपनी भतीजी के कमरे में रह रही थी। मैं कितनी सारी शिकायतें लेकर इस घर में आई थी, लेकिन अब अपनी शिकायतें करूं भी तो किससे करूं। पापा से कोई भी तनाव वाली बात ना करने के लिए सुबह से 3 बार भाभी और मम्मी ने हिदायत दे दी है मुझे। क्या सोच कर आई थी इस घर में कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचूंगी मेरे तीनों भाई मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। जहां मेरे तीनों भाई मुझ पर जान छिड़कते थे, मुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते थे, लेकिन इस बार तीनों भाइयों ने बस संक्षेप में बात कर ली मुझसे, जैसे मेरे आने ना आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो चुके हैं, किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है। यहाँ मैंने सुबह से कितनी बार कोशिश की माँ से बात करने की, लेकिन माँ तो जैसे मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। मेरे मायके का ऐसा हाल देखकर तो मुझे अपने ससुराल की याद आने लगी है। कम से कम विनय वहाँ मेरे अच्छे बुरे की खबर तो रखते थे। एक बार फिर कोशिश करती हूँ मैं माँ से बात करने की। मम्मी। हाँ बेटा। जानती हूँ कामनी, तुझे बहुत बोर लग रहा होगा ना। यही हाल है बेटा, यहाँ तो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक काम करना, जा तू मीना मौसी से मिलकर आजा, वो तुझे बहुत याद करती है। हाँ ठीक है माँ। कहाँ गए सब लोग? कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं मीना मौसी के कमरे में जाकर देखती हूँ। अरे कामनी बेटा, कैसी हो तुम? अरे मोहन काका, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। हाँ बिटिया, मैं तो अच्छा हूँ। काका, घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, क्या घर में कोई नहीं है? हाँ बिटिया, सब लोग बड़ी बहू के मायके गए हुए हैं। वहाँ बड़ी बहू के मायके में उनके भाई की शादी है। तो मीना मौसी भी गई है? नहीं बिटिया, वो तो अपने कमरे में है। अच्छा काका, तो मैं मौसी से मिल लेती हूँ। बेटा, वो अब तुम्हारी मीना मौसी का कमरा नहीं है। क्या? पहले तो मौसी यही रहा करती थी। नहीं बेटा, अब तुम्हारी मीना मौसी हवेली के बाहर जो एक कमरा बना हुआ है उसी में रहती है अकेले। क्या? ये क्या बोल रहे हो काका आप? हाँ बिटिया, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कामनी की मीना मौसी पिछले 32 सालों से अपने पति से तलाक लेकर अपने मायके में ही रहा करती थी। मीना मौसी की कोई संतान नहीं थी, वो तो बस अब अपने भाई भतीजों के सहारे जिंदगी काट रही थी। मौसी, मौसी देखो कामनी आई है। अरे कामनी बेटा, तुम आई हो? बड़े दिनों बाद मौसी की याद आई है बेटा। हाँ मौसी, लेकिन आपकी ये क्या हालत हो गई है? आप तो पहले हवेली में ही रहा करती थी ना, लेकिन अब ये पीछे नौकरों के कमरे में आप क्यों रहती हैं? ये क्या स्थिति हो गई है मौसी आपकी? पहले इस हवेली में आपका कितना रुतबा था और आज आपको इन लोगों ने नौकरों के कमरे में रख दिया है। आज आने दीजिए मामा जी को, मैं उनसे बात करूंगी। ये आपके साथ उन लोगों ने कैसा व्यवहार किया है? अरे इस घर में आपका भी तो बराबरी का अधिकार है ना, फिर आपको उन लोगों ने नौकरों के कमरे में रखा है। कामनी, किसी से कुछ मत बोल बेटा, ये तो मेरे कर्मों का फल है जिसे मुझे भुगतना ही है। मौसी, आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा क्या किया है आपने जिसका फल भुगत रही हैं आप? कामिनी, बहुत बड़ी गलती की थी बेटा मैंने अपने दिन में। मैं अपने पति के जीते जी अपने पति का घर छोड़कर आ गई थी अपने मायके, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने मायके का बड़ा घमंड और अभिमान था। तुम बैठो बेटा, आज मैं अपने जीवन की सारी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। कामनी, मैं अपने माता पिता की बेहद लाडली बेटी थी। मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे पढ़ाया लिखाया ही नहीं, बल्कि मेरे सारे वो शौक पूरे किए जो शौक ज्यादातर लड़के के हुआ करते थे, जैसे कि तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना, तैराकी। अरे सारी प्रतियोगिता में मैं भाग लिया करती थी और पिताजी भी हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया करते थे। मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ तो सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि शादी के बाद ससुराल में कैसे रहना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ मुझे संस्कार नहीं सिखा पाए मेरे माता पिता। मैं बहुत जिद्दी और घमंडी हो गई थी कामनी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी में दिल खोल कर खर्च किया था, मुंह मांगा दहेज दिया था मेरे ससुराल वालों को। लेकिन मौसी, ऐसा क्या हुआ था कि आप अपने ससुराल छोड़कर आ गई थी? एक दिन की बात थी बेटा, मेरे ससुराल में हॉल की टीवी खराब हो गई थी। तभी मेरे ससुर जी ने मेरे दहेज में जो टीवी गई थी उस टीवी को निकालकर हॉल में लगा दिया था। फिर क्या था कामनी, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे पिताजी ने मुझे इतने महंगे महंगे सामान दिए हैं और मेरे ससुराल में उन सामानों का उपयोग मेरे सास ससुर कर रहे हैं। बस इसी बात का गुस्सा था मुझे। बस इसी बात से बेटा मैंने अपने ससुराल में इतना तमाशा किया कि मैंने अपने सास ससुर को भिखारी तक कह दिया था। तुम्हारे मौसा जी ने भी ये बात सुनी और उन्हें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में मुझ पर हाथ उठाया और मुझे कहा कि मैं उनके माँ बाप से माफी मांगूं। लेकिन मैं तो अपने घमंड में चूर थी, मैंने उनसे माफी नहीं मांगी और गुस्से में अपना सामान उठाकर अपने मायके आ गई। और तब से मैं अपने मायके में भाई भतीजों के साथ ही रहने लगी। जब तक मेरे माता पिता जीवित थे तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और भाइयों ने भी हमेशा पूरा साथ निभाया। लेकिन जैसे ही सारा कारोबार भतीजों के हाथ में आया तो भतीजों ने मुझे एक किनारे इस नौकरों के कमरे में डलवा दिया, ये कहकर कि मैं दिन भर खांसते रहती हूँ। क्या आपके ससुराल वालों ने एक बार भी आपको
वापस बुलाने की कोशिश नहीं की मौसी। किया था बेटा, एक नहीं 4-4 बार कोशिश की थी, लेकिन मैं तो अपने पिता की दौलत का इतना अहंकार लिए बैठी थी कि मैंने जाना जरूरी नहीं समझा, और कुछ सालों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और फिर मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। काश मैं अपने ससुराल में होती तो आज नाती पोते वाली होती और मेरे बहू बेटे मुझे कितना सम्मान देते। मौसी, आपकी स्थिति देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। मौसी, मौसी आप आराम कीजिए, मैं घर जा रही हूँ। कामनी अपनी मौसी की कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और कहीं न कहीं कामनी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से अपने घर जाती है और घर जाकर अपने माँ पापा से कहती है कि वो वापस अपने ससुराल जाना चाहती है। माँ। हाँ कामनी बेटा। माँ, मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। क्या तू पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे तू ससुराल चली जाएगी? कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, अब तू यहीं रहेगी। नहीं माँ, मुझे वापस अपने ससुराल जाना ही होगा। सोच ले, फिर मत कहना कि हमने तुझे आने से मना कर दिया था या तुझे हमने रोका नहीं। नहीं माँ, वो मेरा अपना घर है, और वहाँ यदि 2-4 बात हो भी गई तो मुझे इस तरह से गुस्से से अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं हवेली वाली मौसी नहीं बनना चाहती। कामनी, तुम तो कभी अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी ना, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? नहीं भाभी, वो मेरा अपना घर है, मुझे आज नहीं तो कल उस घर में जाना ही है। मैं तो बस ऐसी छोटी मोटी नाराजगी से आ गई थी, लेकिन कोई नाराजगी में अपना घर छोड़ता है क्या? लेकिन कामनी, अभी तक तो तुम्हें दामाद जी का फोन भी नहीं आया है। तुम ऐसे जाओगी तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? भाभी, ऐसा भी क्या सोच लेंगे, आखिर है तो वो मेरे पति ना, वो तो खुश हो जाएंगे मैं जाऊंगी तो। ठीक है, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। कामनी कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। कामनी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाता है अपने मायके की हालत देखकर, और वो फैसला कर लेती है कि वो अपने ससुराल वापस चली जाएगी और वहां जाकर अपने सास ससुर और पति से माफी मांग लेगी। कामनी अपनी सारी तैयारी करके नीचे आ जाती है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मी, लेकिन दोनों भाभियां नहीं आई मम्मी सामने मुझे बाय कहने के लिए। कामनी, दुखी क्यों होती हो? वो लोग नहीं आना चाहते तो हम तुम क्या कर सकते हैं? ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं। ठीक है कामनी, खुश रहो। कामनी ऑटो लेकर बस स्टैंड के लिए निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद कामनी को अचानक याद आता है कि उसने अपने कुछ जरूरी दवाइयाँ अपने मायके में ही छोड़ दी है। तो कामनी उसी ऑटो से वापस अपने मायके आती है, लेकिन जैसे ही कामनी अंदर आती है तो वो सुनती है कि उसकी तीनों भाभियां जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही हैं, और साथ में उसकी माँ भी हंस रही है। मान गए मम्मी जी, क्या सबक सिखाया है आपने कामनी को? लेकिन मम्मी जी, इन सब में सबसे कठिन रोल ना पापा जी का था। हाँ मम्मी जी, बेचारे पापा जी 2 दिनों तक बिस्तर में पड़े रहे। अरे तो मैं क्या करती, अगर उनका बस चलता ना तो वो पहले दिन से ही अपनी लाडली को सारी सच्चाई बता देते। अरे मेरी कामनी तो बचपन से ही जिद्दी है, जब तक सामने से वो कोई चीज नहीं देखती तब तक वो कभी नहीं मानती। बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें कड़वी दवाई पिलाने के लिए कभी कभी माँ बाप बच्चों की नाक दबाते हैं। वो तो बच्चे के फायदे के लिए होता है ना, कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर हमने ये सब नाटक नहीं किया होता तो कभी भी कामनी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, और वो कभी भी अपने ससुराल में टिक नहीं पाती। कामनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कामनी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है, लेकिन कामनी इस बात से बहुत ही खुश थी कि अब उसके मायके में सब कुछ ठीक है। मम्मी, भाभी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरी भलाई के लिए किया, और अच्छा ही किया, क्योंकि आज ये सब मैं नहीं देखती तो शायद कभी मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हाँ बेटा, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम अपने ससुराल में खुशी खुशी रहो। ठीक है मम्मी, मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे मायके में सब कुछ पहले जैसा है। ठीक है मम्मी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ बेटा, हमारी तो बस यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।